नमस्कार, मैं कबीर। स्वागत है आपका जिले के पहले और सबसे विश्वसनीय वेब न्यूज़ पोर्टल छपराटुडे.com पर। आज बात होगी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर रंजीत कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छपरा टुडे के सभी दर्शकों को नमस्कार। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद के 4 शिक्षक और 4 स्नातक क्षेत्र सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन सीटों के लिए आगामी 22 अक्टूबर को मतदान होगा और परिणाम 12 नवंबर को आएंगे। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार के 5 जिले आते हैं, जिनमें सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। इस चुनाव में उच्च विद्यालयों के शिक्षकों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के सभी कार्यरत शिक्षक, वित्त रहित और नियोजित शिक्षक मतदाता होते हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव इस बार रोचक होने की संभावना है। एक ओर जहां इस सीट से लगातार जीतते आ रहे प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी ओर नए चेहरे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखने वाली बात होगी इस बार मतदाता पुराने पर ही विश्वास जताते हैं या फिर कोई नया चेहरा विधान परिषद तक पहुंचता है। छपराटुडे.com ब्यूरो की रिपोर्ट। आपने देखा ये रिपोर्ट। अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, शिक्षित वर्ग का चुनाव है, निश्चित तौर पे चुनौतियां बड़ी हैं। शिक्षकों की समस्या के लिए आप क्या कारगर प्रयास? मैं लगभग 3 साल से लगातार शिक्षकों के आग्रह पर इस चुनाव क्षेत्र में उतरने का विचार जब किया तो पिछले 3 साल से मैं लगातार, ये 5 जिला का क्षेत्र है, 5 जिला के तमाम विद्यालयों का मैंने भ्रमण किया, शिक्षकों से रूबरू हुआ, उनकी बात सुनी, अपनी बात कही और उनसे ही उनकी समस्याओं को गंभीरता से मैंने जाना, समझा और संकलित किया। और विगत 2.5 साल, पौने 3 साल से शिक्षकों की तमाम समस्याओं को, चाहे वो नियोजित शिक्षकों की समस्याएं हों, चाहे वित्तरहित शिक्षकों की समस्याएं हों, चाहे मदरसा का हो, चाहे संस्कृत विद्यालय का हो, तमाम जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, 2.5 साल में मैंने लगातार सरकार को, चाहे मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री जी को, प्रधान सचिव को, कम से कम 5 दर्जन पत्र नियोजित शिक्षकों के लिए और वित्तरहित शिक्षकों के लिए मैंने लगातार उस मुद्दे को सरकार के संज्ञान में पत्र के माध्यम से लाने का प्रयास किया। सोशल मीडिया में भी लगातार ये चर्चा बनी रही, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरे प्रयासों की हमेशा चर्चा होती रही और सरकार के स्तर पर भी मेरे पत्र के आधार पर कुछ निर्णय, सकारात्मक निर्णय भी लिए गए। लेकिन चूंकि तमाम समस्याएं हैं और दुर्भाग्य ये है कि बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है। और इस क्षेत्र की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं निवर्तमान विधान पार्षद माननीय केदारनाथ पांडे जी, वो पिछले 3 टर्म से लगातार एमएलसी रहे 18 साल से। इसके अलावे भी वे विगत 28 साल से माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव अध्यक्ष लगातार रहे हैं और विधान पार्षद होने के नाते पिछले 12 साल से वे विधान परिषद की एक महत्वपूर्ण कमेटी, निवेदन समिति के भी चेयरमैन रहे हैं, जिसके बहुतेरे काम में से एक प्रमुख काम है सरकार को शिक्षा मामले में सलाह देना। 3 महत्वपूर्ण पदों पर लगातार काबिज रहने के बावजूद शिक्षकों की तमाम समस्याएं जस की तस रही, एक भी समस्या का समाधान उनके नेतृत्व में नहीं हुआ। नियोजित शिक्षकों को ना वेतनमान मिला, ना पेंशन मिला, ना सेवांत लाभ, ना एसीपी, ना सबका अंतर जिला स्थानांतरण की कोई सुविधा है। ग्रेच्युटी बाध्यकारी है, लेकिन आज तक नियोजित शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं है। ईपीएफ का लाभ हाईकोर्ट के आदेश से मिला है, वो भी आधा अधूरा है। मिलना था डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, लेकिन सरकार ने उसको 1/9/2020 से दिया है। 15% वेतन बढ़ोतरी की भी बात कही गई है, लेकिन तब 1 अप्रैल 2021 से जब नई सरकार बन जाएगी तो कुल मिलाकर करके नियोजित शिक्षक लगातार ठगा सा महसूस करते रहे हैं और जितनी सरकार दोषी है उससे कम दोष
जो यहाँ के नुमाइंदगी करते रहे हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, माननीय केदारनाथ पांडे जी सरकार के बहुत करीबी रहे हैं, वो चाहते तो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर सकते थे, लेकिन उनके एजेंडे में कभी नियोजित शिक्षक और वित्तरहित शिक्षक रहा ही नहीं है। तो आप निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं इस मुकाबले में? मुझे कई राजनीतिक दल से इस संबंध में ऑफर था। शुरू में मैंने मन बनाया भी था कि किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब मैं फील्ड में गया और जो स्थिति बनी मैंने जब अध्ययन करना शुरू किया तो किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक है ही नहीं। जब भी कोई चुनाव होता है तो शिक्षा और शिक्षक कोई राजनीतिक विमर्श का विषय बनता ही नहीं है। जब बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 50,000 से ज़्यादा वित्त रहित शिक्षक हैं, लेकिन इनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में या किसी भी पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है कि इन शिक्षकों को समस्याओं का कैसे निदान हो, बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आपको पता होगा कि बिहार में 2006 से नियोजन का कार्य प्रारंभ हुआ है हाई स्कूल में। बिहार में हाई स्कूल में 34,600 परमानेंट संरक्षण पोस्ट थे। सरकार ने संघ नेतृत्व की सहमति से उन तमाम पदों को सरेंडर कर दिया। 2006 से पहले जबकि कहा जाता था कि बीमारू राज्य है, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके पहले सभी शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान प्राप्त था। और अभी भी हाई स्कूल में नियोजन के बाद भी 35,000 के आसपास ही टीचर हैं, लेकिन उनको जो 2006 में 6,000 मिलता था और वो बढ़ते बढ़ते अब 24,000, 25,000, 27,000, 29,000 तक पहुंचा है। और विदित हो कि सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिसमें 60% योगदान केंद्र सरकार का होता है और 40% राज्य सरकार का होता है, कुल मिलाकर के 37,500 रुपया सरकार एक शिक्षक के वेतन के नाम पे उठाती रही है और शिक्षकों को 6,000, 9,000, 12,000 ये 14 साल में बढ़ते बढ़ते 25-30,000 पहुंचा है। पूरी तरह से शिक्षकों के वेतन मद का पैसा काटकर ये साइकिल योजना, पोशाक योजना लगातार चला जाता रहा और सब निवर्तमान जो विधान पार्षद हैं उनके संज्ञान में रहा और उन्होंने इस मुद्दे को कभी भी सदन में नहीं उठाया। नहीं, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जो शैक्षणिक वातावरण है इसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, जब तक आप शिक्षकों को वाजिब वेतनमान नहीं देंगे, जो उनका वाजिब हक हकूक है वो उन्हें नहीं मिलेगा, तो आप उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये तो हथेली पे घास उगाने के समान होगा कि आप अल्प वेतन में तमाम समझिए प्रताड़ना के बीच उनसे बहुत बेहतर की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद शिक्षक तन मन से बहुत ही मनोयोग से पढ़ाते रहे हैं और चाहे हाई स्कूल का हो चाहे +2 का जो रिजल्ट है उससे भी आप अवगत हैं, लगातार अच्छा रिजल्ट आता रहा है। तो लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि जो 3 टर्म से हैं विधान पार्षद हैं, उन्होंने नज़दीकी होने के बावजूद सरकार के कोई कारगर प्रयास नहीं किया। आप निर्दलीय मैदान में हैं, अगर जीतते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे इसको? ऐसा है, शिक्षकों को आज तक जो कुछ भी हासिल हुआ है वो संघर्ष से ही मिला है और संघर्ष से ही मिलेगा। जरूरत ईमानदार नेतृत्व की है। दुर्भाग्य ये है कि जो निवर्तमान विधान पार्षद हैं वो कभी भी शिक्षकों की समस्याओं के निदान के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं। शिक्षकों के प्रतिनिधि होने के बावजूद वो हमेशा सरकार के नज़दीक रहे हैं और सरकार का एक प्रकार से बचाव करते रहे हैं, जैसे होता है प्रेशर कुकर में जो वाल्व होता है कि उस। आपको पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में शिक्षक आपका साथ देंगे? 5 जिला में मैं अकेला प्रत्याशी हूँ जो 99% विद्यालयों में संपर्क किया हूँ, 99% टीचर से सीधे मैं रूबरू हुआ हूँ। दूसरा एक भी प्रत्याशी नहीं है जो 20% विद्यालय भी गया हूँ। पिछले 3 साल से 5 जिला में छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के तमाम विद्यालयों में गया हूँ। प्रत्येक टीचर से मैं रूबरू हुआ हूँ, उनकी समस्याओं को नज़दीक से मैंने समझा है और उस पर काम किया है। मेरे अलावा एक भी प्रत्याशी नहीं है जो 4 पंक्ति भी कहीं सरकार को लिखा हो शिक्षकों के पक्ष में। तत्काल जो मैं कर सकता था, पिछले 3 साल से मैं लगातार संघर्षरत रहा हूं। शिक्षकों का जब भी आंदोलन हुआ है मैंने लगातार उस आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया है और शिक्षकों की तमाम समस्याओं से मैं पूरी तरह से अवगत हूं, वाकिफ हूं और मैं लड़ने भिड़ने वाला हूं। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव के रूप में मैं लगातार निरंतर संघर्षरत रहा हूं।
शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर के और हमारे जुझारूपन की ही वजह से जेपी विश्वविद्यालय में 11 एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज हैं, उनका जो शिक्षकों का संगठन है मैं उसका भी संरक्षक हूं। जेपी विश्वविद्यालय का जो कर्मचारी संघ है मैं उसका भी संरक्षक हूं। और हमारा एक एनजीओ चलता है बिहार शिक्षा मंच, जिसमें प्राइमरी से लेकर करके पीजी तक के टीचर जुड़े हुए हैं और शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं पे मैं निरंतर काम करता रहा हूं। संघर्ष के लिए पूरी तरह से समर्पित आदमी हूं, बिकने वाला और झुकने वाला आदमी नहीं हूं। नहीं, आप नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए आपकी क्या योजनाएं होंगी? जैसे नियोजित शिक्षकों के लिए जो है असल में शिक्षक लगातार अपने हक हकूक के लिए आंदोलन करते रहे हैं। 2015 में भी आंदोलन हुआ, 17 में हुआ, अभी हाल में 2020 में लगभग 2.5 महीना तक आंदोलन चला, धरना प्रदर्शन हड़ताल रहे। लेकिन क्यों सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, पर और दुर्भाग्य यह है कि उसमें से पढ़ने लिखने के बावजूद जो एक हकीकत है कि शिक्षक आमतौर पर सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर बंट जाते हैं। नहीं तो जब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनका अपना परिवार और उसके अगर सगे संबंधी बंधु बांधव को जोड़ दें और वित्त रहित शिक्षक के को भी उसमें से जोड़ दें, ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ मतदाता को सीधे सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और बिहार जैसे राज्य में जहां मुश्किल से 3-4 करोड़ मतदान ही होता है, यदि 1.5-2 करोड़ की क्षमता यदि शिक्षकों की हो तो सरकार को तो घुटने के बल पा जाएगा। कोई भी सरकार शिक्षकों की मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि शिक्षक सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर बच जाते हैं। मैंने इस दिशा में जब भी शिक्षकों से रूबरू हुआ हूं, शिक्षकों से लगातार अपील किया है कि भाई आप शिक्षक हैं, आप खुद राष्ट्र निर्माता हैं, बच्चों के भविष्य को संवारने वाले हैं, कम से कम आप इन सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठिए। आप अपने मान सम्मान के लिए, अपने वेतनमान के लिए, अपने इज्जत के लिए, जो सामाजिक सम्मान है उसके लिए एकजुट होइए। एकजुट होकर करके सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर शिक्षक यदि एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और अगर मेरे जैसा कोई ईमानदार नेतृत्व करने वाला हुआ तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का निदान होगा। मैं इसके प्रति कृत संकल्पित हूं। आपके अनुसार शिक्षकों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिशा में शिक्षकों को सम्मान मिले, क्या योजनाएं होंगी आपकी? शिक्षकों की सम्मान का मतलब है कि उनके जो वाजिब हक हकूक हैं वो मिले। प्राचीन काल में भी देखिए वेतनमान भी एक मुद्दा है, लेकिन केवल वेतन ही मुद्दा नहीं है। नियोजित शिक्षकों में से बहुतरे शिक्षक हैं जो नेट हैं, जेआरएफ हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तमाम योग्यताएं हैं, विद्वता रखते हैं, उनमें बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उन पे थप्पा लगा हुआ, अरे ये तो नियोजित हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं। तो पहले जो सामाजिक सम्मान था एक शिक्षक का जो गुरु जी का होता है, गुरु जी के बारे में होता है, गुरु का अर्थ ही होता है जो बड़ा हो, विचार से कर्म से बड़ा हो। तो उनमें जो बड़प्पन होना चाहिए, तो बड़प्पन कब है? जब उसका सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा हो, जब समाज में ये भावना ये तो शिक्षा मित्र हैं, नियोजित टीचर हैं, जब समाज ही हे दृष्टि से देखेगा और सरकार ने एक सुनियोजित साजिश के तहत एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं उनमें बहुत सारी कमियां हैं, उनके बारे में पब्लिक ओपिनियन अच्छा नहीं है, ये जानबूझ करके भ्रम फैलाया जा रहा है। जबकि एक से एक काबिल लोग शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उनमें से कई लोग बीपीएससी कंप्लीट कर करके ऑफिसर हुए हैं, उसी में से कंप्लीट कर करके सैकड़ों शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल हुए हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं, यदि बिहार जैसे राज्य में जहां ना खान है, ना खदान है, ना कल है, ना कारखाना है, यहाँ तो ह्यूमन रिसोर्स ही मूल पूंजी है। अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को उपलब्ध नहीं कराएंगे तो वो जो कंपटीशन का माहौल उसमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि अल्प वेतन में जिनकी सेवा शर्तें पूरी तरह से एक पक्षीय हैं, शिक्षक विरोधी है, वैसी सेवा शर्त में कोई भी मेधावी छात्र या छात्रा शिक्षक बनने का चॉइस नहीं देंगे। तो जब मेधावी छात्र शिक्षक नहीं बनेंगे तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात ही बेमानी है। सर, वित्त रहित शिक्षकों पर आपकी क्या राय है? वित्त रहित शिक्षकों की तो और भी दशा खराब है। बिहार में 2008 से वित्त रहित शिक्षकों को परीक्षा फल आधारित अनुदान देने का सरकार ने निर्णय लिया। उस समय ऐसा माना गया है कि सरकार का ये निर्णय जो है क्रांतिकारी है, लेकिन जो वित्त रहित कॉलेज हैं
उनका 9 साल से अनुदान बकाया है। 2010 के बाद उनको अनुदान नहीं मिला है, तो 9 साल का उनका बकाया है। जो वित्त रहित हाई स्कूल हैं और इंटर कॉलेज हैं, उनका 6-7 साल से बकाया है। तो सरकार की जो अनुदान देने की नीति है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जो हजारों शिक्षक रोज रिटायर कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। जो पहले सीट बढ़ोतरी की गई थी, सरकार ने उसको वापस ले लिया। अब प्रत्येक पंचायत में सरकार ने जो मिडिल स्कूल था उसको उत्क्रमित करके, अपग्रेड करके उसको +2 कर दिया। तो उसी पंचायत में जो हाई स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, तो वहाँ तो तालाबंदी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर करके चाहे नियोजित का मुद्दा हो चाहे वित्तरहित का मुद्दा हो, सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है। वित्तरहित के मुद्दे पर तो और भी खराब है। धीरे धीरे सरकार चाह रही है कि वित्तरहित संस्थानों को बंद कर दिया जाए, जो हालात ऐसे पैदा हो जाए कि वो तालाबंदी की स्थिति हो जाए। जहाँ नए स्कूल खुले जा रहे हैं, अपग्रेडेड +2 स्कूल, वहाँ शिक्षक भी नहीं है, आधारभूत संरचनाएं भी नहीं है, लेकिन वहाँ +2 कर दिया गया है। जबकि वहाँ पहले से बिल्डिंग है, समझ लीजिए शिक्षक हैं, उसका जमीन है, और भूदाता ने 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ जमीन दिया है। वहाँ पर करोड़ों रुपया का बिल्डिंग बना हुआ है, 10, 15, 20 की संख्या में योग्य टीचर काम कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार जो है सो वित्तरहित शिक्षकों के साथ समझिए कि एकदम द्वेषपूर्ण रवैया अपना रही है। वित्तरहित शिक्षक की बात हुई, नियोजित शिक्षकों की बात हुई। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की गरिमा फिर से पुनः स्थापित हो, उसके लिए अब क्या कारगर कदम उठाएंगे? जो स्थिति सरकारी हाई स्कूल की है और इंटर कॉलेज की है, उससे विश्वविद्यालय भी अछूता नहीं है। बिहार में जो विश्वविद्यालय की स्थिति है, एक प्रकार से ये एडहॉक पे चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत बेहद ही खराब है। जब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिहार के किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का ही आप उदाहरण ले लीजिए, 25 साल उसके बने हुए हो गए हैं, आज तक ना एक हॉस्टल बन पाया, ना कोई विभाग बन पाया है आज तक। शिक्षकों की बहुत कमी है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ छात्र नहीं हैं, जहाँ छात्र हैं वहाँ शिक्षक नहीं हैं। तो विश्वविद्यालय के पास कम से कम 250 एकड़ जमीन है। यदि मान लीजिए प्रशासन अच्छा होता तो कि यहाँ हजारों करोड़ रुपया समझ लीजिए अभी तक लौट गया है। मैंने विश्वविद्यालय जो यूजीसी से पैसा आता है उसको खर्च भी नहीं कर पा रही है, सरेंडर करना पड़ रहा है, जबकि तमाम जमीन है, यहाँ तमाम कुछ हुआ ही नहीं है। और विश्वविद्यालय में जो लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार है तमाम विश्वविद्यालयों में, उससे आप वाकिफ हैं। तमाम तरह की समस्याएं से विश्वविद्यालय भी दो चार है। इसलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, और इसके लिए जुझारू और ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। जब तक जमीनी स्तर पर संघर्ष नहीं होगा तो चाहे विद्यालयी शिक्षा हो चाहे विश्वविद्यालयी शिक्षा हो, उसमें सुधार संभव नहीं है। सरकार को एक रोड मैप बना करके इस पर काम करना होगा। काहे कि किसी भी राज्य के उन्नति का मार्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आधार पर ही हो सकता है, और बिहार जैसे राज्य में जहां कुछ भी नहीं संसाधन है, एक प्रकार से बीमारू और गरीब राज्य है, यहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आधार पर ही राज्य आगे बढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नई शिक्षा नीति में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बातें ऐसी भी हैं, जैसे यूजीसी का था उसको समाप्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यूजीसी जो वेतनमान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को मिलता है तो शिक्षक तो भूल जाए। सरकार की जो रवैया है वर्तमान सरकार का, तो उसमें कुल मिलाकर करके एक प्रकार से निजीकरण की ओर, बाजारीकरण के, शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। इससे जो गांव गरीब के बच्चे हैं उनके लिए उच्च शिक्षा पाना दूभर हो जाएगा। शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि समझ लीजिए कि जो गरीब का बच्चा है जिसके पास आय के सीमित स्रोत हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो नई शिक्षा नीति का जो कोर है इसमें गांव गरीब के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। विश्वविद्यालय शिक्षा है उसमें, नई शिक्षा नीति में। अभी जो चुनाव होने जा रहा है, दोनों राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहाँ मानते हैं इस चुनाव में? राजनीतिक दल के प्रति जो सरकारी दल हैं, जो सत्ता में धारी दल हैं, जदयू और बीजेपी, शिक्षकों में इनके प्रति भारी आक्रोश है। नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो 2020 में आंदोलन हुआ था, 78 से ज़्यादा शिक्षक उसमें अचानक काल कबित करके मर गए।
आंदोलन के दौरान और सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और हार करके आंदोलन को वापस लेना पड़ा। सरकार से तो भारी नाराजगी है। और जो निवर्तमान विधान पार्षद हैं ये तो अपनी पारी खेल चुके हैं। अब इनकी उम्र 80-85 साल उम्र हो गई है। तो संघर्ष करने की जो एक उम्र होती है, तो उम्र और सेहत दोनों दृष्टिकोण से अब वो संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। तो वो कह भी रहे हैं कि हमारा अंतिम चुनाव है। तो अब इस चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो क्या विधान पार्षद के रूप में ये होंगे या फिर शिक्षक के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाएंगे? शिक्षक के प्रतिनिधि के रूप में मैं पहले भी संघ से, संगठन से जुड़ा हुआ हूं। मैं अचानक नहीं आ गया हूं। मैं पिछले 6 साल से लगातार शिक्षकों के जो विभिन्न संगठन हैं उससे मैं जुड़ा हुआ हूं। चाहे वो हाई स्कूल के शिक्षक हों, इंटर के शिक्षक हों, विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, वित्त रहित शिक्षक हों, मदरसा के शिक्षक हों या संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हों, तमाम लोगों के लिए मैं लगातार कार्यरत रहा हूं, संघर्ष करता रहा हूं। इवन मैं जब विश्वविद्यालय के जो शोध छात्र हैं उनकी समस्याओं के प्रति भी निरंतर रूप से गंभीर रहा। उनकी जहां समस्याएं होती हैं मैं उनके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर ही मैं खड़ा रहता हूं कि छात्रों को विश्वविद्यालय में कोई समस्या नहीं हो। तो यहाँ हमारे पढ़ाए लिखाए छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया में 250 से ज़्यादा हमारे पढ़ाई लिखाए स्टूडेंट हाई स्कूल +2 में टीचर हो गए हैं। उन लोगों का भी आग्रह था कि आप चुनाव में आइए। कई संगठन तो मैं पहले से संगठन के चला ही रहा हूं। तो शिक्षकों में 5 जिला में समझ लीजिए एक तरफा रुझान मेरे पक्ष में है और बहुत भारी अंतर से विजय श्री की पूरी संभावना है। ऐसे राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन प्रबल संभावना है कि बदलाव होकर रहेगा और मेरे पक्ष में होगा। अंत में शिक्षकों के लिए आपका संदेश क्या होगा? शिक्षकों को मैं पहले भी कहता रहा हूं, बीच में मैं बोला हूं, शिक्षक बहुत ही मर्यादित शब्द है, बहुत ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत उसमें समाहित है। शिक्षकों को सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता से उठ करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और अपने हक हकूक के लिए संघर्ष करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जहां भी हमारी जरूरत होगी ईमानदार नेतृत्व देने के लिए, जुझारू नेतृत्व देने के लिए मैं हमेशा से तत्पर हूं। और उनको मैं कहूंगा कि 22 अक्टूबर को चुनाव होना है। उनका सहयोग और समर्थन मेरे लिए बहुत मूल्यवान होगा और उनकी अपेक्षाओं पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने छपरा टुडे के लिए समय निकाला। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर रंजीत कुमार, जिन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के एजेंडे में ना शिक्षा है और ना ही शिक्षक हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में शिक्षक किसे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। छपराटुडे.com पे बने रहिए। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की पल पल की अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।